बताइए सुमित, आज का स्टॉक। शुक्रिया दीपाली। आज एफएमसीजी स्पेस में चुना है, पिंक एंड स्पिरिट को लेकर आए हैं। लिकर स्पेस की एक कंपनी है। लास्ट क्वार्टर के नंबर्स अगर देखें तो एक रोबस्ट परफॉर्मेंस कंपनी तरफ से आई है, चाहे ऑपरेटिंग फ्रंट पर है फिर अदरवाइज देखा जाए। नेट प्रॉफिट करीब 50% बढ़ा है वाई बेसिस पर, और ऑपरेटिंग प्रॉफिट करीब 60% के आसपास बढ़ता हुआ दिखाई पड़ा है। तो दोनों ही लिहाज से कंपनी की जो परफॉर्मेंस वो काफ़ी साउंड है। नेट प्रॉफिट मार्जिन और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन दोनों, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन करीब 1.5% के आसपास, नेट प्रॉफिट मार्जिन भी करीब आधा % बढ़े हैं। एक स्ट्रॉन्ग डिविडेंड ट्रैक रिकॉर्ड है। रादर जैसे जैसे कंपनी ने प्रॉफिट पोस्ट किया है लास्ट साल में, पिछले साल में, उस प्रॉफिट के बाद से कंपनी ने अपना डिविडेंड जो है वो पे ऑफ करना शुरू किया है। 2016 से कंपनी डिविडेंड देना शुरू किया और लगातार करीब 2 ऐसे साल अभी कंपनी ने डिविडेंड पे ऑफ भी किए हैं। करीब 13 रुपये के आसपास ही कैश ईपीएस, यानी 60 से 70 रुपये का मौजूदा कैश शेयर का भाव है, और 13-14 रुपये के आसपास ही कैश ईपीएस। एक स्ट्रॉन्ग कैश फ्लो कंपनी के पास है, करीब 30% के आसपास कैश कंपनी की कुल वैल्यू का कंपनी के पास है। ओवरऑल वैल्यूएशन देखा जाए तो महज 6 के मल्टीपल पे शेयर कामकाज कर रहा है, जबकि करीब 11 से 12 रुपये की ईपीएस है। बाजार में रफली 5 से 6 के मल्टीपल पे शेयर काफ़ी मुश्किल है, लेकिन इस तरफ ये जो वैल्यू पे शेयर मिल रहा है इस सेक्टर के कंपैरिजन में भी काफ़ी साउंड है, क्योंकि सेक्टर में करीब 18 से 19 के आसपास के मल्टीपल पे ज़्यादातर सभी शेयर कामकाज कर रहे हैं। इवन यूनाइटेड स्पिरिट्स एज ए लीडर भी करीब 20 से 22 के मल्टीपल पे कामकाज कर रहे हैं, लेकिन ये करीब 6 के मल्टीपल पे कामकाज करता हुआ। प्रमोटर का कोई भी स्टेक गिरवी नहीं है, करीब 40% के आसपास प्रमोटर की हिस्सेदारी है, और कोई भी हिस्सा गिरवी नहीं है। जिन रिपोर्ट्स को रिफर किया गया उनका मानना है करीब 85 रुपये तक की चाल भी नंबर्स के बाद शेयर में देखने को मिल सकती है। जी शुक्रिया सुमित आपका। तो पिंक एंड स्पिरिट करीब 3 रुपये ऊपर अभी ट्वीट कर रहा है आज का सुपर शेयर, जहां पर 85 तक के टारगेट्स देखे जा सकते हैं। लेकिन इंडेक्स को अगर अभी देखें तो अभी भी बिल्कुल फ्लैट 8823 के लेवल्स पर ट्रेड कर रहा है, लेकिन टेलीकॉम स्टॉक्स में जो बज़ है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। आइडिया, भारती एयरटेल अभी भी स्ट्रेंथ लीड कर रहे हैं और दोनों ही शेयर्स 3 से 4% की बढ़त दिखा रहे हैं। शर्मा साहब, ये जो टेलीकॉम स्पेस है यहाँ पर कंसोलिडेशन और मर्जर एक्विजिशंस की जो खबरें हैं वो पिछले 1-1.5 महीने में स्पेशली काफ़ी तेज़ हुई हैं, स्टॉक्स चल भी रहे हैं, लेकिन आइडियल और एक वाइज स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, क्योंकि काफ़ी लंबे समय से वेल्थ क्रिएट नहीं की है इस पूरे ही स्पेस में। जी बहुत ही उम्दा सवाल है दीपाली, और इस बात का जवाब हम पहले ही दे चुके हैं आपके दर्शकों को, खासकर जब हमने कहा था कि आपके पास भारती हो या आइडिया हो, प्रॉफिट बुक करें और टाटा टेलीकॉम में, टाटा कम्युनिकेशंस में लेके जाएं, जो एक अच्छा स्टॉक उभर कर आ रहा है, और वहाँ पे दोनों ही चीज़ों में फ़ायदा हुआ है। आज के डेट में एज अ इंडिविजुअल इन्वेस्टर कोई आवश्यक नहीं कि आप सभी सेक्टर्स में इन्वेस्टेड रहें। कोई टेलीकॉम में स्टॉक लेना ही है, कोई ज़रूरी नहीं है। वहीं पे स्टॉक लें जहाँ पे अभी भी अर्निंग्स के अंदर आपको पोटेंशियल दिखता है, और जहाँ पे इस प्राइस की मार का जो कंपटीशन है जो टेलीकॉम में रहेगा, टेलीकॉम में कंसोलिडेशन हो रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि कमजोरी हालत है इस वक्त, कि हालत ख़राब है और आगे चल के सुधरेगी, लेकिन आगे चल के भी जल्दी नहीं सुधरेगी। तो ये जो लहूलुहानपन देख रहे हैं ये आगे भी जारी रह सकता है। ऐसे वक्त के अंदर टाटा कम्युनिकेशन एक ऐसी कंपनी है जहाँ पे इस बात का असर नहीं पड़ता, वो अलग थलग पड़ी हुई है, और वहाँ पे आप अभी भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। और दूसरा जो आप पहले जिक्र कर रहे थे और किसी सवाल था आईटी के ऊपर, तो उसके लिए भी मेरे ख्याल से मेरे दूसरे कमेंट हैं जो मैं बोलना चाहूँगा जब उपयुक्त समय होगा तब। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, इस बीच हेवेल्स का मैनेजमेंट इस समय प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है। The right thing to do at the start of any business. We believe now it's at the cusp of taking forward not only the growth but also expansion in margins. The industry per se is a industry where companies have been making double-digit margins, and we believe that Lloyd can also get into that journey and come closer to the Havells margins in the next few years. सर, मेरा सवाल ये है आपसे कि ये डील को कैसे फाइनलाइज करेगी कंपनी, बिकॉज उनके 1600 करोड़ की डील है, एक्विजिशन है, तो क्या कंपनी कोई रकम कैसे जुटाएगी, या वो लोन लेगी या फिर कंपनी अपने इंटरनल सोर्सेज से रकम जुटाएगी? देखिए, हैवेल्स की बैलेंस शीट काफ़ी देर से हेल्दी बैलेंस शीट रही है। पिछले कई सालों से वी हैव बीन अ डेट फ्री ऑर्गेनाइजेशन एंड ऑल्सो हैव बीन अ कैश रिच कंपनी। लास्ट ईयर हम लोगों ने सिल्वेनिया की जो डाइवेस्टमेंट की उससे भी कुछ फंड्स इकट्ठे हुए, बट दोज फंड्स वर अ वॉर चेस्ट फॉर न्यू एक्विजिशंस। सो ऑब्वियसली दिस फंड विल बी यूटिलाइज्ड for this acquisition. It will be done through mix of cash internal accruals as well as some debt, maybe 500 to 700 crores of debt, but that is just to maintain
a healthy level of cash on the balance sheet. Otherwise, Havells has the potential to fund this entire acquisition through internal accruals. What kind of supply agreement do you have with Lloyds? And you are usually mostly into manufacturing, so do we expect increase in capex? Well, Havells will continue to source from Lloyd Electric the manufacturing of air conditioners, and it is one of the sources for manufacturing. It will continue to maintain very healthy relationships with other suppliers as well. Over a period of time, yes, Havells has always believed in brand and distribution backed with good manufacturing capabilities. I believe in the next 4 or 5 years, we would be looking at more expansion into manufacturing capacities for consumer durables as well. So yes, there will be some amount of capex in the next 4 to 5 years, but that will all be evaluated as to what would be the benefit in make versus buy. तो हेवल्स के मैनेजमेंट को आप सुन रहे थे। हेवल्स का स्टॉक हालांकि लोअर लेवल से थोड़ा सा रिकवर हुआ है और अब 1% नीचे 422 पर ट्रेड कर रहा है और लॉयड इलेक्ट्रिक अभी भी 10% नीचे है। एक बार फेडर्स लॉयड को देख लेते हैं क्योंकि बज़ है यहाँ पर कि लॉयड इलेक्ट्रिक का जो रिमेनिंग बिजनेस है वो फेडर्स लॉयड में मर्ज हो सकता है और जो कैश कंपनी को मिल रहा है हेवल्स से उसका इस्तेमाल डेट को रिड्यूस करने के लिए और साथ ही साथ फेडर्स लॉयड के साथ मर्ज करने के लिए किया जा सकता है। स्टॉक करीब 3 से 3.5% ऊपर ट्रेड कर रहा है। सुदीप, क्या व्यू है आपका ये पूरे कंज्यूमर ड्यूरेबल स्पेस पर? कोई टॉपिक है आपकी स्पेस से? देखिए, ये जो एक्विजिशन हैवेल्स ने किया बहुत ही सही एक्विजिशन है। दे नीडेड टू बिल्ड कॉम्पिटेंसी इन दिस पर्टिकुलर स्पेस, एयर कंडीशनिंग एंड अदर एंसिलरी स्टफ, सो वो इनको मिल रहा है। सो इट्स ए गुड मूव। अगर आप टॉप पिक की बात करें तो क्रॉम्पटन ग्रीव्स कंज्यूमर वो हमारा टॉप पिक है। आई थिंक द कंपनी इज डूइंग ब्रिलियंटली। द डी मर्जर हैज़ वर्क ब्यूटिफुली फॉर क्रॉम्पटन ग्रीव्स कंज्यूमर। हम लोगों को लगता है कि लंबी अवधि के लिए निवेशक करंट लेवल पे भी इसमें निवेश कर सकते हैं। Overall, demonetization had kind of slowed down the sales a bit in the last quarter, but I think things are coming back to normal और आने वाले दिनों में अच्छा खासा ग्रोथ की संभावना है। बिल्कुल। इस बीच सुदीप, अगर हम स्ट्रक्चरली अगर मार्केट को देखें इस समय, अब डेफिनेटली कंसर्न्स हैं बिकॉज देखिए इस रिजल्ट सीजन के बाद भी कुछ बड़े पैमाने पर बदल नहीं गया मार्केट के लिए, स्पेशली जो इंडेक्स के ड्राइवर्स हैं, चाहे वो बैंकिंग स्टॉक्स हो या फिर आईटी हो। आईटी की अपनी अलग कंसर्न है। एक्शन एक्चुअली जो है वो पॉकेट्स में है और वो भी उन पॉकेट्स में जिनका सीधा मैक्रो इकोनॉमी से कोई ताल्लुकात नहीं है या फिर लिंकेज नहीं है। सो यू लुक एट डिफेंस स्टॉक्स, यहाँ पर हमने एटलीस्ट फंडामेंटली काफ़ी एक्टिविटी देखी है। रेलवे रिलेटेड स्टॉक्स में आप देखिए अच्छी खासी एक्टिविटी चल रही है, स्पेशली ऑन द स्पेंडिंग साइड। लॉजिस्टिक्स में अब शुरू हो सकती है फिर से एक बार, जैसे जैसे दैट जुलाई 1 रोल आउट बिकम्स ए रियलिटी। इसमें आपका कन्विक्शन सबसे ज़्यादा कौन से पॉकेट में है? देखिए, आपको जो आपने जो कमेंट्री किया उस पर एक मैं बताना चाहूँगा कि जो कोर सेक्टर्स है इकोनॉमी, वहाँ पे अभी भी कुछ दिक्कतें हैं, इसीलिए वहाँ पे अच्छा ट्रैक्शन नहीं देखने को मिल रहा है। बैंकिंग की आपने जिक्र की। बैंकिंग में आई थिंक द रिकैपिटलाइजेशन ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंक रिमेन्स ए ह्यूज एरिया ऑफ कंसर्न और ये जब तक सोल्यूशन नहीं होता है आई थिंक द सेक्टर विल बी अंडर प्रेशर। एनपीए का जो प्रॉब्लम्स है वो भी अभी कम नहीं हुआ। इकोनॉमी में एक बहुत ही क्लियर टर्न अराउंड आएगा तो आई थिंक एनपीए में भी अच्छा खासा डेवलपमेंट देखने को मिलेगा, तब तक ये सेक्टर दबाव में रहेगा। और अगर आप बात करें कौन सा सेक्टर पे ध्यान दिया जा सकता है तो हम लोगों को लगता है कि आईटी कैन बी ए कॉन्ट्रा बेट। मार्केट में आईटी को लेके बहुत सारे शंका है, जैसे आप भी बता रहे थे, पर आईटी आई थिंक अच्छे आईटी कंपनीज का पोटेंशियल अभी भी है और ये जो करेक्शन हुआ है दैट कैन बी एन अपॉर्चुनिटी टू एक्वायर। I will be a contrarian in pharma as well, पर वेरी सिलेक्टिवली फार्मा में खरीदारी की जा सकती है क्योंकि फार्मा में भी आई थिंक मेन एंड बॉयज़ आर बीइंग सेपरेटेड। कंपनीज जिनके प्रोसेसेस, जिनके सिस्टम्स, जिनके कंप्लायंसेस ठीक ठाक हैं वो बहुत जल्द आगे बढ़ेंगे। मैं लुपिन का जिक्र करूँगा। बहुत अच्छा डेवलपमेंट लुपिन में हुआ है पिछले दिनों में और शेयर प्राइस करेक्शन सिग्निफिकेंट हुआ है, यहाँ पे ज़रूर ध्यान दिया जा सकता है।